नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का एक बार फिर से वर्तिका क्लासेस के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे सभी लोग। देखिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ गई है, यूपी की भी गाइडलाइन आ गई है। आई थिंक 23 तारीख से सभी तमाम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय ओपन हो जाएंगे, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार अभी कोचिंग के लिए कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता। कल काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, लगभग 10-12 बच्चे मुझे फ़ोन किए, सर कोचिंग खुल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, आप फेसबुक पेज पर देख लें। सर ने पोस्ट डाल रखा है, जो भी पैरामाउंट के ऑनर हैं, मैंने उस पोस्ट को शेयर कर दिया है, आप उनसे बात करें कि क्या कहानी है आगे की। हम लोग क्या है, एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोग तो केवल ऑफलाइन में अपनी सेवाएं देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तो कुछ कोई लॉकडाउन नहीं है, यहाँ घर बैठे आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है ऑनलाइन पढ़ने में और पढ़ाने में, और आप लोग निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप लोग न, क्या कहते हैं, ऐप पर जाकर भी आप पढ़ सकते हैं, ऐप के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, आप ज्वाइन कर लें ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग जहाँ तक पढ़े थे आज उसके बाद की बात होगी। आज हम लोग एरिया निकालना सीखेंगे, ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना सीखेंगे। कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया को फाइंड करते हैं। तो लिखिए, पहली हेडिंग लगाइए, आज का पहला टॉपिक है फाइंड। आज का पहला टॉपिक है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल त्रिभुज का एरिया कैसे निकलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपको वर्टेक्स दिए रहे तो आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। पहले आप समझिए, मेथड को समझिए, फिर कैसे एग्जाम में करना उसको मैं समझाता हूँ। ठीक, चलिए देखिए, ये कोई वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका क्या है, ओरिजिन है। ठीक, ध्यान समझिए इस चीज को। यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है। ए पॉइंट ए बी और ये सी। बी को थोड़ा सा ऊपर लिखें, बी मिला दीजिए। ए कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसका एरिया हमें निकालना है। अगर ए ट्रायंगल का क्वाड्रेंट्स ए ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट आपके सामने दिए हैं x1 y1, बी का क्वाड्रेंट है x2 y2, सी का क्वाड्रेंट है x3 y3। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिए, मैं मेथड को एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ, आराम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए, अगर C से x एक्सिस पर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो आप में से सभी लोग ध्यान समझिए, C से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, y3। B से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, y2। मुझे बताइए A से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये क्या होगा, y1। इतनी बातें समझ गए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बातें समझ गए कि वर्टेक्स C से x के परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस होगा, y3। A से x के परपेंडिकुलर y1, B से x एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, y2। अब चलते हैं y एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना होगा इस लाइन से और y एक्सिस से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम दूर लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कितना होगा तो आप कहेंगे x3। यहां से अगर मैं बात करूं ये डिस्टेंस की तो आप क्या बोलेंगे, ये कितना है, x1। यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस क्या है, x2। बातें समझिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सभी। मुझे बताइए, अगर मुझे जानना हो कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक डिस्टेंस, तो मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है, x3 है। x3 में से अगर मैं x1 घटा दूं तो क्या ये डिस्टेंस आ जाएगा, x3 माइनस
x1, बोलो हाँ या ना। टोटल x3 है, x3 में से x1 घटा दूं तो क्या इतना बचेगा? बहुत अच्छे। मुझे बताइए ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली टोटल कितना है? x1 है, x1 में से x2 घटा दूं, x1 माइनस x2, तो ये आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर मैं ये डिस्टेंस पूछूं आपसे कि ये टोटल डिस्टेंस बताइए ये कितना होगा, तो या तो दोनों को जोड़ दीजिए, या तो दोनों को जोड़ दीजिए, या तो आप सीधी सीधी बात कर लीजिए कि x3 में से क्या घटा दे? x2 घटा दे। देख लीजिए ये टोटल कितना है? x3 है, और ये कितना है? x2 है, तो x3 माइनस x2, दोनों को जोड़ेंगे तो भी वही बात आ जाएगी। x3 x1 कट जाएगा, माइनस x2। ये बातें समझ में आ गई। अब ध्यान समझिए कि ये लाइन, ये y2 y3 y1 y2 क्या ये आपस में पैरेलल भी होंगी? अगर परपेंडिकुलर है तो पैरेलल भी होंगी, हाँ या ना? किसी लाइन पर अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल भी होंगी, ये ज्योमेट्री का कंसेप्ट है। ठीक, देखिए कैसे। मुझे बताइए क्या ये पार्ट एक ट्रेपेजियम बन रहा है? ये वाला पार्ट जो रेड से मैं क्रॉस कर रहा हूं, क्या ये ट्रेपेजियम है? ट्रेपेजियम कहता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दो अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल हो। ट्रेपेजियम क्या कहता है कि मैं तो ऐसा रहूंगा कि जब दो साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो साइड पैरेलल हो तो हम क्या बन जाएंगे? ट्रेपेजियम बन जाएंगे। तो ये ट्रेपेजियम हो गया। किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? थोड़ा सा मैं मेंसुरेशन में चलूंगा, ज्योमेट्री मेंसुरेशन मिक्स है। अगर मैं आपसे बात करूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, ये क्या होता है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड into distance between them, into distance between them। ट्रेपेजियम का एरिया होता है कि समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी, ये होता है। देखिए कितने आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। ये ट्रायंगल का एरिया बहुत आसान है। एक ट्रेपेजियम इधर बन रहा है, क्या एक ट्रेपेजियम ये भी है? जो ग्रीन से मैं शेडेड कर रहा हूं, क्या ये भी है? अगर मैं इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया ऐड करके एक ट्रेपेजियम और बन रहा है, उसको देखिए ध्यान से, जिसको मैं ब्लैक से शेडेड कर रहा हूं, ये ट्रेपेजियम बन रहा है। थोड़ा सा हौच पौच लगेगा लेकिन है आसान। नाम मैं नहीं दे रहा हूं, नहीं तो और गड़बड़ हो जाएगा। एक ट्रेपेजियम ये वाला है, एक ट्रेपेजियम ये है, एक नीचे वाला ट्रेपेजियम है। अगर मैं इन दोनों ट्रेपेजियम के एरिया को ऐड करके नीचे वाला घटा दूं तो क्या ट्रायंगल कहीं एरिया मिलेगा? बोलो हाँ या ना। एक ट्रेपेजियम तो ये है जिसके दो पैरेलल साइड है y1 y3, एक ट्रेपेजियम ये है जिसके दो पैरेलल साइड है y1 y2, और एक ट्रेपेजियम और है जिसके दोनों पैरेलल साइड है y3 और y2। ठीक, अगर मैं लिखना चाहूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप कहेंगे कि पहले तो सर दोनों बड़े बड़े वाले ट्रेपेजियम ये दोनों एरिया ऐड कर दीजिए। तो एरिया ऐड करूंगा तो कैसे लिखूंगा? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड में, उस साइड के y1 y3 लिख रहा हूं, तो y1 प्लस y3 इनटू डिस्टेंस उनके बीच का क्या है? y3 माइनस सॉरी x3 माइनस x1 प्लस हाफ ऑफ, इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा? ग्रीन वाले शेडेड ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 इनटू x1 माइनस x2 माइनस हाफ ऑफ, इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा? इस ट्रेपेजियम का जो ब्लैक से मैंने शेडेड किया है, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? बोलो भाई, y3 प्लस y2 इनटू x3 माइनस x2, उनके बीच की दूरी। ठीक, यही होगा। हाफ तो सभी में से कॉमन हो जाएगा, हाफ तो सभी में से क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं? इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा हाफ ऑफ, देखिए ध्यान से, हाफ ऑफ x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 ये हो जाएगा y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आ गया ट्रायंगल का एरिया। जब किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए हों तो उस ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकलता है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं निकालना है। ये तो मैंने आपको तरीके सिंपलीफाई कर लेंगे तो यही आएगा, ऐसे नहीं निकालना है। एक तरीका और मैं बताता हूं कैसे निकालना है, ध्यान समझिएगा। है यही चीज, है यही बात, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है जो आसान लगेगा थोड़ा। इसको नोट कर लीजिए। ट्रायंगल का एरिया जब तीनों वर्टेक्स दिए हों तो ऐसे निकलता है। ये साइक्लिक क्रम में होता है, इसको याद रखना। देखिए आप कैसे निकालेंगे। एक तरीका मैं और बताना चाह रहा हूं, वो आसान है। जैसे आपको तीन वर्टेक्स दिया हो, ए दे दिया हो x1 y1, बी दिया हो x2 y2 और सी दिया हो x3 y3। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? 1/2 तो आप कर देंगे, मॉड के अंदर लगाइए, मॉड के अंदर लगाइए, मॉड के अंदर एरिया नेगेटिव नहीं होता, मॉड के अंदर लगाइए। किसी भी वर्टेक्स को आप उठा लीजिए, किसी भी वर्टेक्स। तो मैं यहाँ x1 y1 को उठा रहा हूँ, x1 y1 ऐसे लिख दीजिए। सेकेंड वाले को x2 y2 ऐसे लिख दीजिए। थर्ड वाले को x3 y3 ऐसे ही लिख दीजिए। जिससे स्टार्ट किए हैं उस पर ही एंड करना है, तो ये हो जाएगा x1 y1। जिससे स्टार्ट किए हैं उस पर ही एंड करना है, चाहे आप x2 y2 से स्टार्ट करते तो x2 y2 पर एंड करते, x3 y3 से स्टार्ट करते तो x3 y3 पर एंड करते। रिपीटेशन उसी का होगा जो पहले लिखा जाएगा, जो पहले लिखा उसी का रिपीटेशन होगा, उसी से एंड करेंगे, उसी से स्टार्ट करेंगे, याद रखना। कुछ नहीं है, आप ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो ये तो प्लस होता है, मल्टीप्लाई करते चले जाइए। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड के अंदर x1 y2। ऊपर से नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, वो सब प्लस में होगा, वो सब क्या होंगे? प्लस में होंगे। ध्यान से समझिएगा, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस, जब न्यूमेरिक वैल्यू हो जाए तो आसान हो जाएगा, x3 y1 माइनस, जब हम नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सब माइनस में जाएगा, ये सब माइनस में जाएंगे, ये सब माइनस में जाएगा। माइनस में कैसे जाएगा? देखिए, माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1, मॉड बंद। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही बन के आ जाएगा फिर से, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही चीज फिर से बन के आ जाएगा। याद रखिए, जब ये न्यूमेरिक वैल्यू होगा तब आसान हो जाएगा। आपको याद बस इतना रखना है, आपको याद इतना रखना है कि जिससे आप स्टार्ट करेंगे उसी से एंड करना है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एरिया क्लियर हुआ सभी को? सभी लोग यार आजकल कमेंट्स नहीं कर रहे हो यार, सभी लोग एरिया क्लियर हुआ? यस, एरिया क्लियर हो गया। लाइव क्लास में कमेंट करते हो, कोई नहीं। और प्लीज आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना मेहनत किया जा रहा है, आप सभी के फीडबैक आते हैं, बहुत अच्छा लगता है भाई। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए सीजीएल का कल का पेपर कितना आसान आया है, मेंस का पेपर आसान है, 15-16 की तुलना में कल वाला पेपर आसान रहा है। अठारह तारीख वाला पेपर आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, एरिया क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, ट्रायंगल का एरिया निकालना मैंने सिखा दिया था। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए।
सॉल्व कीजिए। त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, एरिया फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है आपको, केवल शीर्ष लिख देना है। जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे एंड करेंगे। 1 -1 और क्या है -4 6 और क्या है -3 -5 -3 और -5। स्टार्ट किए थे 1 -1। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड के अंदर हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +20 और ये कितना हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा +3 माइनस, ये तो प्लस भाई -4 -1 प्लस हो जाएगा, माइनस पहले से लगा है तो -4, उसके बाद 6 का 3 से करेंगे तो ये तो प्लस आ जाएगा 18, ये माइनस आएगा, माइनस पहले लगा है क्योंकि ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम, ये भी हो जाएगा +5। सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक ही -4 है, तो ये हल्का हो जाएगा इससे, तो यहाँ +1 बच जाएगा। 8 1 9 9 3 12 12 6, ये हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 8 1 9 9 3 12 12 6 18, ये 8 हो जाएगा, सही तो है, 8 1 9 9 3 12 12 6 18, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 4, 48 कैंसिल आउट कर देंगे, कितना हो जाएगा 24 यूनिट स्क्वायर यूनिट स्क्वायर यूनिट 24 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। आसान है, ऊपर से नीचे प्लस के साथ जाएगा और नीचे से ऊपर माइनस हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन हटा दूं, यदि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछे वो भी आसान है, कुछ नहीं करना, यही तरीका वो भी है। देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हेडिंग लगाइए, किसी का हो पेंटागन हेक्सागन, अगर सभी वर्टेक्स दिए हैं तो यही तरीका है, ऐसे ही निकालना है सबका एरिया। कैसे देखिएगा, अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का एरिया, जिसके वर्टेक्स दिए हैं ए है x1 y1, भाई 4 वर्टेक्स होंगे, b है x2 y2, c है x3 y3 एंड d है x4 y4। तरीका वही है एरिया के लिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाफ ऑफ, फिर से वही बात, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, फिर अगेन रिपीटेशन होगा x1 y1 x1 y1 का। सेम कहानी, ऊपर से नीचे प्लस के साथ जुड़ेगा और नीचे से ऊपर माइनस के साथ, कहानी सेम है। ठीक, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप ऐसे निकाल लेंगे। चलिए यहाँ नोट लगाइए, एक स्पेशल नोट लगाइए, यदि वर्टेक्स कोलिनियर हो, नोट लगाइए, इफ all vertex
आर कोलिनियर, then area of triangle is equal to 0। अभी सभी वर्टेक्स एक ही सीधी रेखा में हो, कोलिनियर हो, सभी वर्टेक्स ए है, बी है, सी है, एक ही रेखा में हो, तो एरिया क्या होगा? हमेशा 0 होगा। तो एरिया हमेशा क्या होगा? 0 होगा। जब सभी वर्टेक्स एक सीधी रेखा में हो तो एरिया क्या होगा? 0 होगा। एरिया क्या होगा? 0। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी शेप का एरिया पूछेगा, अगर सभी वर्टेक्स कोलिनियर हैं तो एरिया 0 होगा। ट्रायंगल के लिए भी, क्वाड्रिलेटरल के लिए भी, जिसके लिए भी वर्टिसेस दिए रहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, नोट कर लिया आपने, एरिया 0 होगा। चलिए इसको क्वेश्चन में उतारते हैं, ये तो तरीका था। देखिए क्वेश्चन क्या है अगला, क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के लिख लीजिएगा, पॉइंट्स ऑफ के बीच में के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इंग्लिश वाले करेक्शन कर लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ पॉइंट्स, हिंदी में सही है, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, एरिया को 0 कर दो बस। ये है 2 है, ये 3 है, और क्या क्या है? 4 है, के है, और क्या है? 6 - 3, अगेन 2 और 3। एरिया 0 कर दी तो हाफ ऑफ एरिया निकालिए इसका, कितना हो जाएगा? 2k माइनस 12, 4 3 12, लीजिए भाई एरो बना दूं, प्लस 18, ये तो माइनस हो जाएगा ना, 18 माइनस 12 माइनस 6k, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 6 इक्वल टू एरिया 0 के बराबर। कुछ कट रहा है, बहुत कुछ कट रहा है। 24 से 24 ही उड़ गया, यहां से हो जाएगा -4k बाई 2 इक्वल टू 0, मतलब k इक्वल टू 0। k की वैल्यू 0 आ गई। एरिया को मैंने 0 कर दिया, ये एरिया है, एरिया को 0 के बराबर लिख दिया, और k की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। आंसर 0, डी। यदि बिंदु इतना 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 किसी चतुर्भुज के शीर्ष है तो चतुर्भुज ABCD का एरिया बताइए। अब इससे आसान क्या लेंगे यार, बस इसको क्रॉस में रख दीजिए, इसको रख दीजिए, बस केवल वर्टिसेस देख लीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है हिंदी में तो इंग्लिश मान्य होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, -5 7 -4 -5 -4 -5, और क्या है? -1 -6 -1 -6, और क्या है? 4 और 5।
4 एंड 5 अगेन रिपीट कर दीजिए, -5 और 7 को। मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं। ठीक, एरिया निकाल दीजिए। एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, मॉड के अंदर लिख दीजिए, तो ये जाएगा 25 प्लस 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये तो माइनस हो जाएगा 5, और ये प्लस होगा 28, इसका क्रॉस कीजिए तो ये प्लस हो जाएगा 28, इसका क्रॉस कीजिए तो ये माइनस हो जाएगा 5, इसका कर दीजिए तो ये प्लस के साथ हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है 24, और ये कितना हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा 25। देखिए इसी का रिपीटेशन है 2 बार, ठीक है, सेम सेम साइन के साथ 2 बार है, एक को जोड़ के 2 गुना कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 5 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 72, 72 इंटू 2/2, 2 बार है, 2 से 2 कैंसिल, 72 स्क्वायर यूनिट, 72 स्क्वायर यूनिट। ठीक, यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों से, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे सब कुछ सिस्टमैटिक ढंग से एकदम बेहतरीन तरीके से ऐसे पढ़ाया जाएगा। आप सिलेबस को मत देखिए, सिलेबस कब कंप्लीट होगा, सिलेबस तो अपने टाइम पर होगा ही कंप्लीट, ठीक है। सिलेबस तो अपने टाइम पे कंप्लीट होगा ही होगा। यहाँ पर कंटेंट्स देखिए, आप कंटेंट्स कैसे दे रहे हैं, हम कितना मेहनत कर रहे हैं कंटेंट्स के साथ। ठीक, आगे लिखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है। करा कि बिंदु P एंड Q किसी दूसरे बिंदु R के साथ एक रेखाखंड पर स्थित है, तो X और Y में क्या संबंध है। एक ही रेखाखंड पर स्थित है, देखिए ध्यान से, ये P, ये Q और ये R एक ही रेखाखंड पर स्थित है। रेखाखंड पर स्थित है मतलब कोलिनियर है। ये 3, 4 है, और Q कितना है, -5, -6 है, और R है कितना, X, Y। कोलिनियर है तो एरिया 0 होगा, बस यही करना था आपको। तो 3, 4 X, Y -5 -6 अगेन 3 और 4, एरिया 0 कर दीजिए। ऊपर लिख देता हूं मैं, 1/2 कितना हो जाएगा, 3x -6, सॉरी 3y होगा ना, 3y -6x, और ये कितना होगा, -20 -4x + 5y, और ये कितना होगा, सॉरी, +18, ये एरिया 0 बना लेगा। क्वेश्चन हटा दे रहा हूं, एरिया 0 बना लेगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन सही है, अगर सही है, मल्टीप्लिकेशन सही होना चाहिए, ठीक। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन के आएगा, 5x कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, 5x - 4y, 5x - 4y क्या हो जाएगा, +1 = 0, यही आंसर होगा। x और y में यही रिलेशन होगा।
ठीक है। जो भी बच्चे बैच को परचेज करना चाहते हैं ऐप के माध्यम से, आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूं कि ऐप में एंटर कीजिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी से जैसे ही ऐप में एंटर करेंगे नीचे बॉर्डर लाइन पर फुटर में फुटर और हेडर होता है। फुटर में स्टोर बना होगा, स्टोर में दोनों बैच हैं, दोनों बैच में से जो बैच आपको पसंद है वो बैच आप परचेज कर सकते हैं। मजा ना आए तो बताइएगा, ठीक है। अब तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मजा ना आए तो पैसे वापस, मजा की बात नहीं है। कंटेंट्स अगर आपको बेहतरीन चाहिए तो आप जज कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को देख लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए कैसे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया जा रहा है कि जिसको मैथ नहीं आता उसको भी मैथ में इंटरेस्ट जग जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे की पॉइंट्स के लिए। अब ट्रायंगल के कुछ सेंटर की बात कर लें। ट्रायंगल का एरिया तो हो गया, ट्रायंगल के कुछ सेंटर्स देख लें। ठीक 4 सेंटर है, चारों सेंटर को आराम आराम से सीख लें कि उनके वर्टिसेस कैसे निकाले जाते हैं। देखिए भाई सीटें लिमिटेड है, 50 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, मैंने इसलिए लिमिटेड सीटों पर ही सेट किया है उसको। 50 से ज़्यादा बच्चे परचेज नहीं कर सकते एक बैच को, फिर दूसरे बैच के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वेट मत कीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 23 तारीख से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले मैं सिलेबस के बारे में समझा दूंगा हमें क्या पढ़ना है, ताकि आपको मोटी मोटा आइडिया तो रहे कि पढ़ना क्या है। और सिलेबस की एक फोटोकॉपी निकाल के आपने फ्रंट पे लगा लीजिएगा। मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या सिलेबस है कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन में और एसएससी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आ जाइए सेंटर्स के बारे में। मैं यहीं से पहला पॉइंट उठा रहा हूं, ए पॉइंट सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर। सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर, सेंट्रॉइड या केंद्रक, कई नाम है इसके, केंद्रक या ग्रेविटी सेंटर कई नाम है। ठीक, ग्रेविटी सेंटर, केंद्रक, कई नाम है इसके। देखिए सेंट्रॉइड बनता कैसे है, ज्योमेट्री का पार्ट है, बहुत मस्त समझेंगे आप, बहुत आसानी समझ लेंगे कैसे बनता है। आप यहाँ पर मोटी मोटा समझिए कि ये कोई ट्रायंगल है ABC, एक कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जहां पर सभी मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड। अब बात आती है मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है। तो मीडियन होता है वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। इसी को बोलते हैं मीडियन या माध्यिका, मीडियन या माध्यिका, माध्यिका। वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। दो या दो से अधिक मीडियन, दो मीडियन जहां इंटरसेक्ट करते हो उस पॉइंट को बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड। और याद रखना ग्रेविटी सेंटर मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्यों डिवाइड करता है, आखिर 2:1 के रेशियो में ही क्यों डिवाइड करता है, 3:1 क्यों नहीं किया, तो इसके लिए आपको ज्योमेट्री में देखना पड़ेगा। ज्योमेट्री में देखेंगे कैसे, बहुत आसान है और मजा आ जाएगा ज्योमेट्री में। बहुत अच्छा टॉपिक है मीडियन, जब हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका। ठीक, इसी के बिहाफ पर देखिए हम लोग कैसे काम करने जा रहे हैं। ठीक, देखिए हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है। ग्रेविटी सेंटर के क्वाड्रेंट क्या होंगे, कैसे निकलेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए का क्वाड्रेंट या ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, बी के जो है x2 y2 और सी के क्वाड्रेंट हैं x3 y3 और जी का क्वाड्रेंट मान लीजिए x और y है। तो कैसे निकलेगा, बहुत आसान तरीका है। मुझे बताइए डी क्या है, मिड पॉइंट है, बीसी का मिड पॉइंट है। तो क्या डी का क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं ये आप, कैसे होगा, x2 प्लस x3/2। भाई यही निकालना सिखाया था, मिड पॉइंट कैसे निकलता है, ये हो जाएगा y2 प्लस y3/2। ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब जी का क्वाड्रेंट निकालने के लिए मुझे बताइए क्या सेक्शन फार्मूला निकाल दें। डी और ए के बीच में ये रेशियो 2:1 का रेशियो, क्या सेक्शन फार्मूला लगाएंगे आप, सेक्शन फार्मूला इंटरनली डिवीजन का फार्मूला लगाएंगे तो क्या जी का क्वाड्रेंट आ जाएगा। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ग्रेविटी सेंटर जी, अगर इसके क्वाड्रेंट एक्स और वाई हैं
तो ये निकलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, यही आता है। सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर दोनों का सम, वही तो किया हूं। याद रखना किसी भी ट्रायंगल में ग्रेविटी सेंटर केंद्रक के निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटर के बारे में। लिखिए इन सेंटर। अब थोड़ा थोड़ा इसमें ज्योमेट्री आना चाहिए, नहीं आता है तो वेट कीजिए आप ज्योमेट्री के लिए। ऐप पर मिलेंगे ज्योमेट्री के साथ भी और पेड बैच के साथ भी। हम सोच रहे हैं पेड बैच में ज्योमेट्री से ही स्टार्ट करें एडवांस मैथ, तब ज्यादा मजा आएगा। और जल्दी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कर लें, जितना जल्दी हो सके, ताकि आपका लाइव क्लास ना छूटे। वीडियो तो आप 1 साल तक देखते ही रहेंगे, वो तो यूट्यूब पर भी देखते रहेंगे, हर जगह देखते भी होंगे, ठीक। लिखिए इन सेंटर, बी पॉइंट है, इन क्या लिख जाता है यार, सेंटर अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, इन सेंटर अंतः केंद्र। अंतः केंद्र कैसे बनता है? जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, थोड़ा सा ज्योमेट्री में चलते हैं। ए बी और सी है, ए के सामने अगर ए है, बी के सामने बी है, सी के सामने सी है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उस पॉइंट को इन सेंटर बोलते हैं। आखिर उस पॉइंट पर तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर क्यों मिलते हैं, क्या कहानी है, ठीक। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन क्या कहलाती है? कोई एंगल है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन क्या कहलाती है? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। देखिए, और एंगल बाइसेक्टर, किसी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करती है? कई बच्चे गलत जवाब, इक्वल डिवाइड करेंगे यार, इक्वल नहीं करती। एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में 2 अन्य साइड होती हैं। तो ए सी अनुपात बी के रेशियो में डिवाइड करेगा एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर है, जहां दोनों मिलेंगे उस पॉइंट को इन सेंटर बोलते हैं। ये भी एंगल बाइसेक्टर है। याद रखना, एंगल बाइसेक्टर किसी भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में 2 अन्य साइड होती हैं। अगर ये सी है तो ये सी यहां चलाएगा, बी है तो बी यहां चलाएगा, ठीक। अब एंगल बाइसेक्टर को इन सेंटर किस रेशियो में डिवाइड करता है? देखो ये बातें अभी तुरंत समझ में नहीं आएगी, मुझे मालूम है, ये ज्योमेट्री का पार्ट है, बस आप देखते जाइए ज्योमेट्री कहानी कैसे होती है। एंगल बाइसेक्टर को इन सेंटर किस रेशियो में डिवाइड करता है? एंगल बाइसेक्टर को इन सेंटर किस रेशियो में डिवाइड करता है? अगर मैं ए आई अपॉन के आई डी की बात करूं, अगर इसको मैं डी मान लूं, इसको ई मान लूं, तो ये होता है, ध्यान रखिएगा, एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता, सॉरी, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है? किस रेशियो में डिवाइड करता है? ए आई अपॉन आई डी, ए आई अपॉन आई डी, बी प्लस सी अपॉन के ए, बी प्लस सी अपॉन के ए, ये पार्ट हो जाएगा इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को, ये पार्ट कहलाएगा, इतना पार्ट कहलाएगा बी प्लस सी। एकदम प्रूफ के साथ बताऊंगा बेटा, ये पार्ट कहलाएगा ए, वही मैं लिखा हूं। ये जब हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे एकदम ऐसा होता क्यों है, तो यही कहानी है, ऐसा होता क्यों है, देखो कैसे होता है, थोड़ा सा देख लो ओवरव्यू। भाई ये वाला एंगल बाइसेक्टर एडी एंगल बाइसेक्टर बीसी को उसी रेशियो में जिस रेशियो में ये दोनों साइड। अब एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ए डी बी, इसमें भी बी और आई क्या है? एंगल बाइसेक्टर ही है। ए भी तो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? किस रेशियो में डिवाइड करेगा? बाई सी, और जो बीडी का रेशियो है, तो बीडी का रेशियो निकालेंगे तो जो आएगा
उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे। जब इसका रेशियो निकालेंगे, देखिए ध्यान से, अगर BD की बात करूं मैं, तो BD आप निकालेंगे, A को आप B और C के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC अपॉन के B प्लस C, ये तो इधर का पार्ट हो गया, और CD आ जाएगा AB अपॉन के B प्लस C, इसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये हो गया AC अपॉन B प्लस C, AC अपॉन B प्लस C अपॉन C, C से C कैंसिल हो जाएगा, B प्लस C और A का रेशियो। ठीक है, चलिए अब आते हैं कोऑर्डिनेट में। ये तो ज्योमेट्री की बात रही, थोड़ी सी ज्योमेट्री की बात आसान है यार, लेकिन आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे। एक बार मैथ पढ़ लेंगे, आप लोग कहते हैं ना ग्रुप पर कि ये इतना जल्दी आंसर कैसे दे देते हैं, ये कैसे, बेटा ये सब एकदम सिस्टमैटिक ढंग से पढ़े हैं, ठीक, हर एक चीज को जानते हैं, हर एक चीज को समझते हैं। चलिए देखिए, एक कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, ये एंगल बाइसेक्टर है डी पर। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके क्वाड्रेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इस डी क्रॉस का मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर है। डी किस रेशियो में, C/B के रेशियो में। तो मुझे बताइए डी के क्वाड्रेंट क्या हो जाएंगे, डी के क्वाड्रेंट क्या हो जाएंगे, bx2 प्लस cx3 अपॉन के b प्लस सी, सेक्शन फार्मूला लगा दिया मैंने, सेक्शन फार्मूला लगा दिया। देखिए x2b x3c, यहाँ हो जाएगा by2 प्लस cy3 अपॉन के b प्लस सी, ये i है, ये तो b प्लस सी होता है और ये a होता है। अगेन इसमें सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए, तो i के क्वाड्रेंट आ जाएंगे, i के क्वाड्रेंट आ जाएंगे, अगेन सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए, तो ये जाएगा b प्लस सी, b प्लस सी से b प्लस सी कैंसिल। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन के a प्लस b प्लस सी। y के क्वाड्रेंट हो जाएंगे ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन के a प्लस b प्लस सी। जब न्यूमेरिक वैल्यू होगा तो आसान हो जाएगा, जब न्यूमेरिक वैल्यू होगा तो आसान हो जाएगा ये लिखना, ये होता है, आसान है। ए के साथ x1, बी के साथ x2, सी के साथ x3, साइक्लिक प्रोसेस में भी है। ठीक, ठीक है, बहुत अच्छे। अगला सेंटर लिखिए, सरकम सेंटर। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला सेंटर लिखिए सरकम सेंटर। न्यूमेरिक वैल्यू पे ये आसान हो जाता है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि एक दो बार, लेकिन एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आसान होता चला जाएगा। याद रखना, किसी भी नए जगह पर आप पहली बार जाएंगे, किसी भी नए जगह पर आप पहली बार जाएंगे तो लगेगा कितना दूर आ गए, लेकिन उसी सड़क पर आप वापस जब अपने घर आएंगे बड़ा जल्दी आ गए। इसका मतलब हो गया कि रिवीजन करने से चीजें आसान होने लगती है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ हर क्लास में, कि आप किसी रिश्तेदार के यहाँ, नए रिश्तेदार के यहाँ पहली बार जाइए तो वो दूरी कितनी लगेगी, बहुत दूर है, लेकिन जब उसी सड़क पर वापस आएंगे तो वो दूरी क्या लगेगी, छोटी लगेगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं रहने दीजिए। सरकम सेंटर मैं कल देखूंगा, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेंटर्स हो जाएंगे तो उसके बाद सर्कल स्टार्ट होगा, सर्कल के बाद मिरर इमेज, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइन या रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक चैनल को शेयर करें। और कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आपके स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, उस पर कभी भी आप सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग में जो दिया हो डिस्क्रिप्शन में वो टाइमिंग और अपनी टाइमिंग, कोई दिक्कत नहीं है, 9 बजे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो हम लोग लाइव क्लास कर लेंगे। लाइव क्लास ऐप के माध्यम से डाउट सेशन भी कर देंगे। पूरा पूरा डाउट सेशन आपको करा दिया जाएगा। और हाँ, जो लोग भी बैच परचेज करना चाहते हैं वो लोग ऐप के माध्यम से बैच को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कास्ट पे मैं बैच दे रहा हूं ताकि मेरे स्टाफ का खर्चा निकल पाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, आप लोग पढ़ के आगे चलिए। आप मेरी पूंजी आप ही हो, सभी मेरी पूंजी आप हो। आप पढ़ के अच्छे से अच्छा कीजिए। किसी भी फील्ड में जहां पर भी मैथ की रिक्वायरमेंट हो, आप पढ़ के एक बार बोले कि हाँ मैथ सीखा तो मैंने इनसे। ठीक, यही मेरी पूंजी है। चलिए फिर, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। मिलते हैं कल नए एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।